आपने अपनी आईडी दी है ना, यही वाली हाँ, एक भी आ जाए बाकी सारे आ जाते हैं, क्योंकि एक आए ना तो उसको मैं कह देता हूँ कि यार एक मिनट बेटा, आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस टॉपिक में क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें पहले डिस्कस की थी, इनमें से सबसे पहले जो इस टॉपिक का जो नाम था दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉरी मैम, वन मैम, मैम 6 आउट ऑफ 9। सर ये यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ये स्टूडेंट नेम है, और यहाँ पे ये जो ये माइक बना हुआ है, ये जो क्रॉस हुआ है ना, तो यहाँ से मतलब नुमान इनको अनम्यूट भी कर सकते हैं, और ऊपर ये बोल रहे हैं तो ये देखिए इनकी साउंड जा रही है, ये म्यूट अनम्यूटेड इस तरीके से, और इसी तरीके कैमरा जो है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इज आवर टॉपिक। Okay, now properties of solids. We were discussing about the crystalline solids. ठीक है, हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। ठीक है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में टॉपिक इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड वी डिस्कस 3 important things. Those crystalline solids क्या होते हैं? We discussed in the previous lecture, but let me revise it for you. Crystalline solids are those solids which have definite regular 3-dimensional geometrical shape. इनके बारे में बेटा आपको बारे में 3 चीजें का पता होना चाहिए। नंबर 1, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा ये है कि इनकी तो डेफिनेट शेप होती है। वन इज डेफिनेट शेप, डेफिनेट रेगुलर, डेफिनेट रेगुलर शेप होती है इसकी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप। पहली बात तो ये हमारे पास आ गई कि डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1। लेट्स कम टू द पॉइंट नंबर 2। दूसरी चीज क्या होती है बेटा? 3 डायमेंशन होती है, 3D, 3 डायमेंशन इसकी होती है। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड 3 डायमेंशन पे इसकी शेप होती है। ठीक है, तो ये तो इसकी एग्जांपल हमने बताई थी कौन कौन सी। हमने कहा था डायमंड इससे बेस्ट एग्जांपल है, या सोडियम क्लोराइड NaCl, NaCl प्लस डायमंड, बोथ आर द एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और भी बहुत हैं, जैसे जैसे कॉपर सल्फेट भी हो सकता है, इसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन वगैरह भी आ सकती है। तो आज हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी थी। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना था प्रॉपर्टीज बताओ। ठीक है, वो इसकी प्रॉपर्टीज था। ठीक है, दैट वाज द प्रॉपर्टी। इसकी जो प्रॉपर्टीज है वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है, इन डिटेल्स। ठीक है, एनी क्वेश्चन बेटा? यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। नहीं है? ओके बेटा, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा। इसी से रिलेटेड हमारा जो यही आज के टॉपिक है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बेटा? पहले तो हम इसको एक डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो इनमें है बेटा, एक प्रॉपर्टी नंबर 1 जिसको हम लिख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट इज, जो पहली प्रॉपर्टी है दैट इज ज्योमेट्रिकल शेप, दैट इज ज्योमेट्रिकल शेप। हाँ, जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट यूनिक ज्योमेट्रिकल शेप, तो आप ये कह सकते हैं कि यूनिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं यूनिक ज्योमेट्रिकल शेप उनकी होती है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, आपने ऐसे ही लिखना है कि इनका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप होती है। ठीक है, रीजन क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, अगर आपसे रीजन का पूछा जाता है तो आप कह सकते हैं कि द ओनली रीजन इज क्लोज पैकिंग, ड्यू टू क्लोज पैकिंग, closed packing of molecules, atoms, ions.
उनकी वजह से इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, 3D शेप होती, यूनिक होती है। ठीक है, एक और बात इसी में इसके देखिए, जो इनके जो एटम्स होते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, ये तीनों जो है ना बेटा, इनमें एक और भी जो है ना अरेंजमेंट होती है। उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि रेगुलर अरेंजमेंट होती है या ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है, ऑर्डरली अरेंजमेंट, यानी उनके जो एटम, आयंस और मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, ऑर्डरली होती है। ठीक है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं ना कि वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम आए इसी के पे, जैसे अगर आप ये समझ लें कि NaCl की एग्जांपल बताते तो NaCl की जो शेप होती है बेटा वो क्यूबिक होती है। इनकी जो शेप होती है, द शेप इज क्यूबिक, 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 1 मिनट, क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब क्या होता है कि CUB, ये क्यूब की शक्ल में होती है। क्यूब कैसे होती है बेटा देख लें, क्यूब भी डिस्कस कर लेते हैं। क्यूब का मतलब ये होता है बेटा कि आपके पास अगर हम एक शेप बनाए बेटा, देखिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, तो यहीं से अगर हम एक और देखिए बेटा यहाँ तक बनाएं, ठीक है, बल्कि इस पॉइंट को थोड़ा सा रिमूव करके ना, क्यूब, ठीक है, तो अगर इसको मैं इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं बेटा ने, और इसको इससे मिला दूं, और इसको इससे मिला दूं, ठीक है बेटा, ये क्यूब बन गया। ठीक है, जिनमें से ये जो होता है बेटा, ये फर्स्ट करो, ये वाली एक एंगल यहाँ पर है बेटा, एक एंगल आपके पास यहाँ पर है, ठीक है, और एक एंगल आपके पास यहाँ पर है। फिर 3 साइड्स होते हैं, इसको हम, ये क्यूबिक शेप है। तो NaCl की शेप ऐसे होती है, क्यूबिक होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि NaCl इज क्यूबिक इन नेचर, NaCl इज क्यूबिक इन नेचर। ये हमने आपको अगर नहीं भी बताया तो बेटा आप डिस्कस ये करेंगे हम बाद में, कि हमारे पास जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं ना बेटा, क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो 7 टाइप्स के होते हैं। क्रिस्टल्स जितने भी होते हैं ना वो 7 टाइप्स के होते हैं। इनमें से टाइप नंबर 1 जो है ना वो क्यूबिक होता है। ठीक है, ये क्यूब नंबर 1 जो है ना, ये टाइप नंबर 1 है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया किसका, क्यूब के बारे में पढ़ लिया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है इसकी, जो सॉलिड्स की, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की होती है, दैट इज बेटा मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसकी, इन्हीं की जो मेल्टिंग पॉइंट्स है हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें कहते हैं कि इसका जो मेल्टिंग है ना, मेल्टिंग पॉइंट, हर एक चीज का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। ठीक है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ से, कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ना बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये शार्प होता है। शार्प, शार्प का मतलब क्या है कि एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट करो एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड ले लें, उस कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फर्स्ट करो 119.5 सेंटीग्रेड है। ठीक है, जिस पर मेल्ट, अब ये 119.5 पर ही होगा। ये अगर ये इस स्टेट पर सॉलिड है, अगर ये इस टेम्परेचर पर ये सॉलिड है, तो 118 और 119 पर भी ये सॉलिड ही होगा। लिक्विड कब होगा, एग्जैक्ट इस पे 119.5 पे कन्वर्ट होगा तो होगा, वरना नहीं होगा। इसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं।
यानी जितना हो उतना ही होता है, इसको शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी रीजन क्या होती है, वही मैंने बता दिया ना कि इसकी जो अंदर जो पैकिंग होती है वो क्लोज होती है, इस वजह से ये उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आती है। नंबर थर्ड प्रॉपर्टी पे हम आते हैं बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कौन कौन सी बेटा? क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्लीवेज प्लेन होती है। क्लीवेज प्लेन, क्लीवेज का मतलब वैसे जो होता है दरार को कहते हैं, क्रैकिंग को कहते हैं। ठीक है, क्रैकिंग, क्रैकिंग का मतलब ये होता है बेटा, अब देखिए अब अपने आपको क्रैकिंग समझा रहा हूँ। क्रैकिंग का मतलब ये होता है कि द ब्रेकिंग अप ऑफ लार्ज क्रिस्टल इनटू स्मॉलर व्हेन with one identical size and shape is called cleavage plate। तो इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। the breaking up of larger crystal, the breaking up of the breaking up of large crystal, इतने भी लार्जर क्रिस्टल होते हैं, बड़े क्रिस्टल्स होते हैं, लार्जर क्रिस्टल्स, ठीक है, इनटू स्मॉलर ठीक है, इनटू स्मॉलर वन विद आइडेंटिकल साइज, वन विद आइडेंटिकल साइज, आइडेंटिकल साइज, यानी जैसा उसका फादर होता है वैसे उसका बच्चा होता है। जिस तरह बड़ा साइज होता है छोटा भी बड़े साइज के इक्वल होगा। ठीक है, और उसकी शेप भी होगी, एन शेप इज कॉल्ड क्लीवेज प्लेन। उसको हम क्या कहेंगे? क्लीवेज प्लेन। यानी आप चीनी का बड़ा मॉलिक्यूल तोड़ दें या छोटा मॉलिक्यूल तोड़ दें, ठीक है, उसके जितने छोटे मॉलिक्यूल करेंगे तो छोटा भी उसी की तरह होगा जितना बड़ा मॉलिक्यूल था, साइज में और शेप में उनका ही जैसे। यानी साइज, आप ये चीज नोट कर लें कि आइडेंटिकल साइज होगा उसका, ठीक है, और शेप उसकी क्या होगी? सेम होगी। तो बस ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल कितना भी बड़ा हो, चीनी का हो, NaCl का हो, शुगर का हो, उसको जब हम ब्रेकअप करते हैं ना तो जो छोटा मॉलिक्यूल होता है वो अपने बड़े मॉलिक्यूल की तरह होता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लीवेज प्लेन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से, जैसे मैं कुछ फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दो मॉलिक्यूल बता देता हूँ कौन कौन से, हम एक डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल है, कौन कौन से? नंबर वन, हम अगर NaNO3 को ले लेते हैं या निकल सल्फेट को ले लेते हैं, ये लो NiSO4 निकल सल्फेट डॉट 6H2O। फर्स्ट करो ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, कंपाउंड है। तो ये इसकी जो क्लीवेज होती है ना, क्लीवेज, इसकी जो क्लीवेज होती है, क्लीवेज यानी ये जो टूटता है, क्लीवेज जो इसकी होती है ना बेटा, क्या होती है? पैरेलल टू द सरफेस होती है, पैरेलल टू द सरफेस होती है, यानी एक दूसरे के सरफेस के पैरेलल ये टूटता है। इसी तरह अगर सोड एक और है NaNO3 की बात की जाए, ठीक है, तो इनकी जो क्लीवेज होती है ये भी पैरेलल टू द सरफेस होती है। ठीक है, ये भी क्या होती है? पैरेलल टू द सरफेस होती है। इनकी जो क्लीवेज होती है पैरेलल टू द सरफेस होती है। यानी पैरेलल टू द सरफेस का मतलब ये हुआ कि जिस तरह एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर होती है, इसी तरह एक दूसरे को ब्रेकअप करते हुए ये टूटती है। और जो बड़ा मॉलिक्यूल से छोटा बनता है और छोटा भी वैसे ही होता है जैसे बड़ा होता है। ठीक है, ये दो एग्जांपल बस आपके लिए जरूरी थी जी। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो बेटा दैट इज कॉल्ड हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, जिसको कहते हैं हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, क्रिस्टल की हैबिट क्या होती है? ठीक है, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। अच्छा बेटा पहले तो ये समझिए कि हैबिट क्या होता है। ठीक है, हैबिट को पढ़ने के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल का मतलब ये होता है कि द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोज इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, द शेप, मैं लिख देता हूँ, द शेप ऑफ क्रिस्टल, द शेप
ऑफ अ क्रिस्टल, क्रिस्टल की वो शेप इन विच इट यूजुअली ग्रोज, इट इन विच इट यूजुअली ग्रोज, जिससे वो उभरता है। ये कैसे, मतलब जब वो उभरता है या पैदा होता है ना क्रिस्टल, तो वो किस स्टाइल में आता है? वो टेट्राहेड्रल होता है, वो ऑक्टाहेड्रल होता है, उसके 4 कोने होते हैं, नीडल शेप होता है, क्या होता है, ये सारा हम पढ़ेंगे, ठीक है। इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे हैबिट ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, ठीक है, इज कॉल्ड हैबिट ऑफ क्रिस्टल। लाइन इस लगा रहा हूँ, ये वाली इसकी यहाँ पे लिख दें, ठीक है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल। ठीक है बेटा, अब हम इसके एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, ठीक है। अब वो कहता है इफ एन इम्प्योरिटी इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस द शेप ऑफ द क्रिस्टल सॉलिड में चेंज। अगर आपके पास प्योर, देखो अगर आपके पास प्योर सॉलिड होता है, कोई भी प्योर सॉलिड होता है या क्रिस्टल होता है, प्योर क्रिस्टल, ठीक है, तो उसकी जो, अगर फर्स्ट करो उसकी शेप अगर क्यूबिक है, ठीक है, तो वो क्यूबिक में ही ग्रो करेगा, वो ग्रो करेगा तो उसकी शक्ल जो होगी वो क्यूबिक होगी। लेकिन अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी है या इम्प्योर सॉलिड है, क्रिस्टल है, इम्प्योर क्रिस्टल होगी, ठीक है, तो उसका जो शेप होगी क्यूबिक के बजाय ऑक्टाहेड्रल हो सकती है, वो ऑक्टाहेड्रल की तरह ग्रो करेगा। तो ये याद रखना, यहां से हमें ये पता चल जाता है कि वेदर द क्रिस्टल इज प्योर और इम्प्योर, कि क्रिस्टल आपके पास प्योर है या नहीं है, ठीक है, यानी आपके पास वो क्रिस्टल प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है, इम्प्योर है, यानी इम्प्योरिटी भी चेक हो सकती है उसकी शेप से। यानी जब वो क्रिस्टल है ना, जिस तरह आपके मोबाइल्स होते हैं ना, मोबाइल आपने देखा होता है, आईफोन के मोबाइल होते हैं, आप टच से ही पहचान लेते हैं इसकी टच क्या नाम है, ये ओरिजिनल है या नहीं है, इसमें प्योरिटी है या नहीं है। तो क्रिस्टल की भी हम इस तरह अंदाजा लगा लेते हैं कि ये लोग क्या है, ठीक है, ठीक है बेटा, यहां तक तो ठीक है बेटा, यहां तक तो हमने ये पढ़ लिया। अब अगला एक और पॉइंट है इसी का, पॉइंट नंबर 5, क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज का, ठीक है, जिसको हमने कहते हैं क्रिस्टल ग्रोथ। क्रिस्टल ग्रोथ क्या होती है, क्रिस्टल ग्रोथ क्या होती है, ठीक है, क्रिस्टल ग्रोथ क्या होती है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अच्छा बेटा, क्रिस्टल ग्रोथ क्या होती है, देखें, द क्रिस्टल आर ग्रोन बाय स्लो कूलिंग एंड हॉट कूलिंग, ये भी हमने सुन, देखो फर्स्ट करो कि जब आप किसी सॉलिड को मेल्ट करते हैं ना, सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं, ये हीट करते हैं, हीट कर दिया, जब वो लिक्विड में आ जाता है, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, यानी सॉलिड से लिक्विड में वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब इस लिक्विड से आपने क्या करना है, उसको क्रिस्टल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब ये खुद होगा, क्रिस्टल में कन्वर्ट करेंगे, तो इस कन्वर्ट क्रिस्टल की एक और देखो, अब ये देखो, इस लिक्विड को बेटा आप या तो आप कूलिंग करेंगे ना, कूलिंग, तो कूलिंग दो तरह का हो सकता है, ठीक है, कैसे, एक तो स्लो होगा, ठीक है, एक फास्ट होगा, एक स्लो कूलिंग होगी, एक फास्ट होगा। यानी कोई भी जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड होता है, उसको आप हीट करते हैं, ठीक है, हीट कर दिया, हीट करने के बाद वो कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में।
अब लिक्विड को आप कूल करेंगे तो क्रिस्टल बनेंगे, ठीक है। तो क्रिस्टल बनेंगे वो या तो स्लो होंगे, या कूलिंग का प्रोसेस अगर आप स्लो करेंगे, स्लो, ठीक है, तो उससे डिफरेंट बनेगा। और अगर क्या नाम है फास्ट करेंगे तो उसके, तो इसका मतलब क्या होगा, नोट में मैं लिख देता हूँ, नोट में कि ये लिखना है जो द शेप ऑफ द क्रिस्टल डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द क्रिस्टल, the shape of the shape of crystal depend upon अब किस चीज पे वो डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड अपॉन द, किस चीज पे करती है, अभी मैंने बताया किस चीज पे, क्रिस्टल की ग्रोथ पे करता है, किस पे करता है, सॉल्यूशन पे करता है, कंडीशंस पे करता है। तो इसका मतलब है कि डिपेंड अपॉन कंडीशन पे करता है पहली बात, एंड वे ऑफ प्रिपरेशन पे करता है, किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। ये बात हमने पढ़ी। इसका एक और बात भी देख लें इसमें कि जो साइज ऑफ द क्रिस्टल होता है ना, साइज ऑफ द क्रिस्टल, उसको हम कंट्रोल भी करते हैं, कैन बी कंट्रोल्ड, वो कंट्रोल हो सकती है, कंट्रोल्ड हो सकती है। वो कैसे होगी बेटा, ठीक है, वो इसलिए होगी रेट ऑफ ग्रोथ से होगी। रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब क्या होती है कि आप उसको तेज कर रहे हैं या स्लो, रेट ऑफ ग्रोथ से होती है, ठीक है। मतलब अगर आपने फास्ट कूलिंग कर दिया तो उसकी डिफरेंट शेप होगी, लेकिन अगर आपने स्लोली कर दिया तो उसकी शेप डिफरेंट होगी, ठीक है जी। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं एन आइसोट्रोपी। एन आइसोट्रोपी, ये आइसोट्रोपी जी बेटा। सर ये फोर्थ पॉइंट समझा दें, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। किसका? फोर्थ पॉइंट इसी का। अच्छा, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, यस सर। पीछे जो रह गया उस वक्त आप बताते हैं यार, मैं तो अभी, अच्छा मैं एक मिनट किधर गया, ये तो पीछे चला गया कहीं, ये वाला है, ये वाला ना बेटा? जी सर ये बोला। बेटा हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल का मतलब क्या होता है ना कि जो शेप ऑफ क्रिस्टल होती है ना, देखो कोई चीज बनती कैसी है उसको हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल कहते हैं, पैदा कैसे होती है, ठीक है। मिसाल दे रहा हूँ ना, अब NaCl है, मिसाल दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे देखो NaCl है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड की जो शेप होती है ना क्यूबिक होती है, ठीक है। क्यूबिक का मतलब क्या होता है कि वो उसकी शेप जो होती है ना वो ऐसे क्यूब की शक्ल में होती है, ये मैं क्यूब बना रहा हूँ। अब जब आप इसको क्या नाम है, ये क्यूबिक की शक्ल में होती है, तो जब ये सॉलिड से लिक्विड में आता है तो लिक्विड से जब उसको आप ठंडा करते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, तो उसकी ऐसी शेप ही आएगी, ऐसी ही आएगी चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर वो इम्प्योर है ना तो फिर उसकी शेप ऐसे नहीं आएगी, फिर हो सकता है कि वो ऑक्टाहेड्रल हो जाए, उसकी अभी 4 कोने हैं इसके, ठीक है, टेट्राहेड्रल है, तो इसकी जगह हो सकता है कि 6 हो जाए उसकी शेप, ठीक है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी अंदर क्या चीज, यानी उसके अंदर इम्प्योरिटी है या नहीं है, इसको हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल कहते हैं। जैसे कुत्ते होते हैं जर्मन शेफर्ड, आप उसके कानों से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि यार ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। आप यानी जिस चीज से आप अंदाजा लगा लेते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल कहते हैं। यानी किस तरह है, जैसे आप पर्शियन बिल्लियां होती है ना, ये तो जानवरों की एग्जांपल समझ आ जाती है, आपको कैसे पता चल जाता है कि ये पर्शियन है, उसकी आंखों से, उसके अखलाक से, उसके उठने बैठने से वो बाकियों की तरह नहीं होता, ठीक है। और मोहम्मद पूछ रहा है कि ये पेज नंबर कौन सा है बेटा, ये चैप्टर नंबर 16 है हमारे पास, 6 है जिसका नाम सॉलिड्स है, वहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हमने बीच में चैप्टर नंबर 5 स्किप कर दिया, उसके बाद हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ना, प्योर क्रिस्टल होगा ना, क्यूबिक होगा तो ग्रो करेगा, ठीक है। अगर इम्प्योर होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा। तो क्रिस्टल की प्योरिटी और इम्प्योरिटी भी हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो जर्मन शेफर्ड कुत्ते होते हैं जर्मनी से होते हैं, तो जाहिर बात है उनकी हैबिट जो है ना वो जर्मनी की है, रिहाइश जो है उनका जर्मनी की, जिस वजह से उसको जर्मन शेफर्ड कहते हैं। शेफर्ड कहते हैं वो बकरियां चराने वाले को, पाकिस्तानी शेफर्ड उसको नहीं कह सकते, इस तरह बेल्जियम शेफर्ड होता है।
कुछ जानवरों में भी जिस तरह जो जानवर जहां से रिलेशन होती है ना, जहां से उभरता है, उसको कहते हैं हैबिट। सेम ऐसा ही क्रिस्टल जिस जहां, अब देखो NaCl की जो प्योर फॉर्म है NaCl की जो है ना वो क्यूबिक है, तो जो जहां से भी आप NaCl बनाओगे उसकी शेप क्यूबिक होगी, लेकिन अगर उसकी कोई और शेप होती है तो इसका मतलब उसके अंदर इम्प्योरिटी मौजूद है, इसको हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है बेटा? यस सर, ठीक है। ठीक है, यानी हैबिट ऑफ क्रिस्टल का मतलब ये होता है कि क्रिस्टल जो आप ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है, उसको ही कहते हैं। ये अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये एन आइसोट्रोपी और आइसोट्रोपी वाला, ठीक है, इसको भी देख लें बेटा। आइसोट्रोपी और एन आइसोट्रोपी क्या होता है, ये दोनों बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इसकी तो डेफिनेशन, अ सब्सटेंस व्हिच शोज, अ सब्सटेंस व्हिच शोज ऐसा सब्सटेंस जो दिखाता है डिफरेंट इंटेंसिटी, ठीक है, डिफरेंट इंटेंसिटी, जो डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट इंटेंसिटीज पे होती है, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, और जब डायरेक्शन होती है तो चेंज होती है इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसको एन आइसोट्रोपी कहते हैं। ये समझ ले बेटा, देखें, एन आइसोट्रोपी, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं फिर आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल अभी देखें ना, आपके पास कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो या थर्मल, दो तरह की कंडक्टिविटी होती है ना, एक तो इलेक्ट्रिकल होती है बेटा, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है जिसमें से बिजली पास होती है, ठीक है, और दूसरी कंडक्टिविटी कौन सी होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल में थर्मल होती है, इसमें से टेम्परेचर पास होती है, हीट पास होती है। यानी कंडक्टिविटी या तो इलेक्ट्रिकली होगी या थर्मल होगी। तो किसी कोई सब्सटेंस बाज़ का कंडक्टिविटी हो, देखो मिसाल दे रहा हूं कि अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे ना, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको सिंपल एक मिसाल दे रहा हूं, देख बेटा, ये एक सब्सटेंस है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है, और सामने एक और सब्सटेंस इसके मौजूद है, फर्स्ट को ये देखें, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो पास हो सकता है। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर दें, यहाँ पॉजिटिव कर दें और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेगेटिव कर दें, ठीक है, यहाँ पे हम नेगेटिव कर दें, देखिए, तो आपस में ये रिपेल होता है ऐसे, ये उधर भागेगा और ये इधर भागेगा। तो किसी सब्सटेंस की डायरेक्शन चेंज करने पे उसके अंदर क्या चीज चेंज हो जाता है, प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो उस चेंज ऑफ द प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन को कहते हैं एन आइसोट्रोपी, ठीक है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, जैसे बेटा देखिए, आपके पास ये देखो, ये आपके पास क्या है, 3-4 वो है, ठीक है, ये देखिए, ये फर्स्ट करो एक एरो जा रहा है, एरो, अब देखो बेटा, ये एरो इसमें से पास नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से टकरा के फिर ये ऐसे जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट करो इसकी डायरेक्शन इस साइड पर ऊपर की तरफ है, तो ये इसमें से पास नहीं हो सकता। लेकिन अगर यही डायरेक्शन इसको हम ऐसे कर, इसमें से पास हो जाएगा। तो इस तरह के सब्सटेंसेस जिसमें उसकी डायरेक्शन, अब देखो इसकी डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, तो हम ये कह सकते हैं इसमें से कंडक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहें बेटा देखें कि ये हम इस हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं और इसमें से पास हो जाती है, तो इस साइड पे ये नॉन कंडक्टर है, इसमें देखिए ये नॉन कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर। सेम ऐसे ही और इस साइड पर ये है क्या है, कंडक्टर। यानी आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर देना, किसी भी सॉलिड की डायरेक्शन, सब्सटेंस की डायरेक्शन चेंज करने पे उसके अंदर कंडक्टिविटी, अब देखो फर्स्ट करो इसमें से देखें, ये एक सॉलिड है, फर्स्ट करो दिस इज सॉलिड, SOLID, दिस इज सॉलिड है, ठीक है। ये बीच में से करंट आ रहा है, जो मैंने एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ था, करंट है। अब आप देखें बेटा,
इस करंट में आप एक चीज देखें, इस करंट इस डायरेक्शन में जब ये हम इसका मुंह उस साइड के ऊपर था तो ये इसमें से पास नहीं, तो इसका मतलब ये नॉन कंडक्टर है इसमें। लेकिन अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टल लिटा दिया इस तरह, फिर इसमें से ये करंट गुजर सकती है, तो इसका मतलब ये कंडक्टर है। तो वो सब्सटेंस जो डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो उसको हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपी कहते हैं। ये वाला पॉइंट सबको समझ आ गया बेटा? एनिसोट्रॉपी वाला पॉइंट समझ आया बेटा? यस सर। मैं बताता हूँ ना, फर्स्ट करो, अब मैं आपको एक बताता हूँ ना, एक मिसाल, ये ऐसे ही ना कि एक आपके पास एक चौकोर सा बॉक्स है, मिसाल ये देखिए बेटा, इस बॉक्स में अब आप सपोर्ट से इसके अंदर आपने जो लाइनें लगाई है ना वो ऐसे लगाई है, ऊपर से नीचे ऐसे। अब आप पूछ सकते यहां से इसमें से कोई चीज पास नहीं हो सकती, लेकिन ऊपर से इसमें से कोई चीज पास हो सकती है। अब सॉलिड तो एक जैसा ही है ना, सॉलिड तो एक जैसा ही है ना। देखिए बेटा, देखिए यहाँ से पास नहीं हो रही, वहां से हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह की प्रॉपर्टी की इसमें से डायरेक्शन अगर हम चेंज करेंगे तो वो डिफरेंट होती है। डायरेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो कि उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन पर डिफरेंट होती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एन आइसोट्रॉपी। ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है, ठीक है। आगे चले बेटा, मैं ड्राइंग हटा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास आने वाली है, ठीक है, सॉलिड्स की, ठीक है, वो आपके पास मैं ब्लू से लिख देता हूँ, ठीक है। एलोट्रोपी बहुत इजी है, उर्दू में इसको कहते हैं बहरूपियत, ठीक है। उर्दू में अगर आप इसको कहते हैं ना, बहरूपियत कहते हैं। बहरूपियत का मतलब क्या होता है बेटा? बहरूपियत का अपनी शक्ल का बदल देना। बहरूपियत, व्हाट इज बहरूपियत या आपकी व्हाट इज एलोट्रोपी, ठीक है। मैं आपको इजी से समझाता हूं कि द एग्जिस्टेंस ऑफ वन सब्सटेंस इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म, द existence of one crystalline solid into, यानी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफरेंट फॉर्म है, इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड एलोट्रोपी, ठीक है। यानी किसी भी सॉलिड की जो एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है, वो डिफरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में होती है, उसको एलोट्रोपी कहते हैं, ठीक है। यानी एक के बजाय इतने में होती है डिफरेंट, इस कॉल्ड, उसको कहते हैं एलोट्रोपी, ठीक है, एलोट्रोपी, ठीक है। एक सेकंड में जरा एक कॉल सुन लूं। जी बेटा, ये एलोट्रोपी का तो पता चल गया। एलोट्रोपी क्या होती है बेटा? एग्जिस्टेंस ऑफ वन एलिमेंट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एलोट्रोपी कहते हैं, ठीक है। अगर एक एलिमेंट का एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाए उसको हम कहते हैं एलोट्रोपी, ठीक है। जैसे अभी देखें, बहुत आसान सा है एग्जाम्पल, आपने पढ़ा होगी वो, अगर आपको याद है ना, कौन कौन सी वाली, वो कार्बन की जो आपने पढ़ी थी, एलोट्रोपिक फॉर्म ना पढ़ा था ना। मैं बताता हूँ,
जैसे Yes, sir, ऑक्सीजन वो की diamond. electrons से मैं बता देता हूँ। चलो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है बेटा, ठीक है, ऑक्सीजन का जो है ना वो कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की स्पेलिंग बताइए। ऑक्सीजन के दो एलोट्रोपिक फॉर्म है ना, एक O2 है जो आपको आप लोग समझते भी कि O2 क्या होते हैं, और एक इसकी दूसरी है कौन सी फॉर्म है बेटा, O3, इसको आप लोग ओजोन कहते हैं, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ ओजोन, ठीक है। तो ये ओजोन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब आपको पता है ना कि एलोट्रोप्स जो है ना ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। मैं एक रिएक्शन लिखूं, देखो जैसे ये O2 है ना, ये O2 है, तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना बेटा, इससे O3 भी बनता है, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से कर दो, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ एनर्जी भी वगैरह डालते हैं, तो एनर्जी जो रिलीज होती है ये तकरीबन राउंड अबाउट 142 किलो जूल पर मोल होती है, किलो जूल पर मोल। अब क्योंकि ये क्या होती है, देखो डेल्टा है तो पॉजिटिव, तो ये एंडोथर्मिक है, ठीक है। अब ये जो आपने देखे हैं ना, ये जो एनर्जी एलोट्रोपिक के, ऑक्सीजन तो वही है, लेकिन आपको वो ऑक्सीजन में भी नजर आती है, वो ओजोन की शक्ल में भी नजर आती है, ये दोनों आपस में देखो इंटर कन्वर्टेबल है। तो इस तरह की है तो एक कंपाउंड, लेकिन उसकी शेप डिफरेंट है। या कार्बन की भी अगर हम देख लें, अगर आपको याद है ना, कार्बन की भी हमने 3 बनी थी, कार्बन की भी 3-4 तो वैसे हमने पढ़ी हुई थी, काफी पुरानी हमने। इस तरह सल्फर की भी, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है ना मैं आपको बताया, तो कार्बन की कौन कौन सी थी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 कौन सी थी बेटा, जिसको आप लोग क्या कहते हैं ना, कार्बन की कहते हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। दूसरा आपके पास डायमंड, और थर्ड वाला आपके पास बकीबाल, ठीक है। ये आपके पास अगर कार्बन प्योरेस्ट फॉर्म में होता है ना, प्योरेस्ट, तो हम ये कह सकते हैं ना कि वो क्या होता है, वो डायमंड है। और अगर इम्प्योर होगा तो जाहिर बात है वो, अगर कार्बन इम्प्योर होगा तो वो ग्रेफाइट में होगा। और कार्बन अगर कार्बन नंबर C60 से लेकर 100 के दरमियान होगा, कार्बन की जो हेलो शेप केज लाइक स्ट्रक्चर होगा ना, पंजरे की शक्ल होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, या फुटबॉल की तरह कह सकते हैं ना, फुटबॉल की तरह का शक्ल है ना, तो वो क्या होगा, बकीबाल। तो कार्बन तो वही ही है। ग्रेफाइट का जो फार्मूला C6 देखो, कार्बन है, इसका जो फार्मूला C है, इसका भी C है, लेकिन अगर प्योर फॉर्म में होगा तो डायमंड होगा, और इम्प्योर होगा तो ये होगा, ठीक है। तो ये उसकी डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है। एलोट्रोपी को हमने इस तरह डिस्कस कर दिया था। सल्फर के भी है, अगर हम देख लेते बेटा तो सल्फर के भी है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं रिमेनिंग, क्योंकि अभी दोबारा मैं ऑनलाइन होता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में टाइम खत्म हो गया, तो मैं अभी दोबारा ऑनलाइन होता हूँ। यहाँ तक हम दोबारा इसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा। यहीं से मैं जरा दोबारा